हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। हमने जो है पिछले पार्ट में MNCs यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में बात की थी, बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसे कहते हैं। और आज हम बात करेंगे विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण और वैश्वीकरण की बेसिकली हम परिभाषा समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर वैश्वीकरण है क्या। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे विदेशी व्यापार और बाजारों के एकीकरण के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको विदेशी व्यापार के बारे में थोड़ा सा बता दूं तो विदेशी व्यापार का सीधा सीधा अर्थ ये है ऐसा व्यापार जिसके अंतर्गत दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय यानी कि आदान प्रदान होता है। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि भारत चीन से व्यापार करता है तो ये जो है एक विदेशी व्यापार है। भारत यदि जो है वेस्ट इंडीज से व्यापार करता है तो ये विदेशी व्यापार है। भारत यदि जो है साउथ के किसी भी जो है देशों से व्यापार करता है तो ये विदेशी व्यापार है। इसे ना इस प्रकार भी ये समझ जा सकता है कि प्रत्येक देश जो है, ध्यान रखेंगे, प्रत्येक देश जो है अन्य देशों से क्रय करके अपने नागरिकों के लिए वस्तुएं और सेवाएं जो हैं खरीदते हैं, उपलब्धता जो है बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। और इसी के साथ ध्यान रखेंगे, इसी के साथ अपनी अतिरिक्त मतलब पहले तो वस्तु उपयोग की चीज़ें निकाल लिए और अतिरिक्त वस्तु जिसे हम अतिरेक कहते हैं उत्पादन को बेचने का भी प्रयत्न करता है, यानी कि आयात और निर्यात। तो दूसरे देशों से वस्तुएं खरीदना आयात कहलाता है और दूसरे देशों को वस्तुएं बेचना क्या कहलाता है, निर्यात कहलाता है। तो किसी भी देश के ना विदेशी व्यापार में उसके आयात और निर्यात दोनों चीज़ें शामिल है, ये चीज़ आपको समझना होगा। तो विदेशी व्यापार में ना केवल वस्तुओं का ही विक्रय शामिल नहीं होता है बल्कि सेवाएं भी विक्रय होती हैं। जैसे कि देखिए परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है, बीमा वगैरह हो गया, परामर्श वगैरह हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। अच्छा, छोटे छोटे शब्दों में अगर मैं बताऊं कि तुरंत आपको समझ में आ जाए तो देखिए, देश की सीमाओं के भीतर होने वाला व्यापार क्या कहलाता है, राष्ट्रीय व्यापार। और देश की सीमा से बाहर होने वाला व्यापार जो है वो कहलाता है विदेशी व्यापार। ये चीज़ आपको समझना होगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि विदेशी व्यापार हो रहा है, इसके महत्व भी तो होंगे। तो इसके महत्व के बारे में थोड़ा सा पॉइंट आउट करते हैं। देखिए, वर्तमान व्यापार का महत्व जो है ना वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि राष्ट्र जो है ना दावे के साथ नहीं कह सकता कि वो डिपेंडेंट है यानी कि आत्मनिर्भर है। अपनी कुछ ना कुछ आवश्यकताओं के लिए ना उसे विदेशी व्यापार पर निर्भर ही रहना पड़ता है। ये चीज़ आपको समझना होगा। और विदेशी व्यापार के महत्व और लाभों के लिए जो है वो बहुत उपयोगी है, ठीक है। अच्छा, हम आयात क्यों करते हैं? इसके पीछे भी तो बहुत सारे कारण होंगे ना। आयात का सबसे पहला महत्व ये है कि अर्थव्यवस्था के विकास में ये सहायक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि औद्योगिक विकास के लिए मशीनी उपकरण चाहिए, ठीक है, पूंजीगत वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो देश में ये साधन उपलब्ध है होते नहीं है और इसलिए हमें जो है विदेशों से क्रय करना होता है यानी कि आयात करना होता है। दूसरा महत्वपूर्ण जो है महत्व है आयात का, वो है उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार। उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार होगा। विदेशी वस्तुओं में प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है। आजकल तो देख ही रहे हैं, वैश्वीकरण के दौर में हर जगह कंपटीशन है, ठीक है। तीसरा महत्व है जीवन स्तर को बढ़ाने में, यानी कि जब संसाधनों की कमी होगी तो जाहिर सी बात है जीवन स्तर नहीं सुधरेगा, लेकिन जीवन स्तर सुधारने के लिए आयात महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए कार हमने मंगाई, वॉशिंग मशीन, टीवी, ये सारे विकासशील देशों में तो सीमित मात्रा में होते हैं ना, तो इनका हमें जो है आयात करना होता है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ निर्यात के महत्व को, तो निर्यात का क्या महत्व है? देखिए, इसका भी सबसे बड़ा महत्व यही है कि अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक है, ठीक है। कैसे सहायक है? अब भाई हमारा जो अतिरिक्त वस्तु है उसे हम
क्या करेंगे, यूज़ में तो आएगा नहीं। तो हम जो है अपनी अतिरिक्त मतलब देश की ज़रूरतों के हिसाब से हम निकाल लेते हैं, और अतिरिक्त चीज़ें यानी कि अतिरिक्त मतलब बढ़ती हुई चीज़ें हैं जो, वो हम देश को निर्यात कर देते हैं। इससे हमारे अर्थव्यवस्था का विकास भी होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब हम बढ़ते हैं आगे। आई होप आपको विदेशी व्यापार समझ में आ गया होगा, और इसी से जुड़ा हुआ है बाजारों का एकीकरण। जाहिर सी बात है, हम अपने देश से दूसरे देशों से आयात कर रहे हैं, दूसरे देशों को निर्यात कर रहे हैं, तो पूरा बाजार का एकीकरण हो गया ना, यानी कि वैश्वीकरण। पूरा विश्व जो है एक मार्केट में तब्दील हो गया है, और इसलिए जो है बाजारों का एकीकरण हो गया है। आइए और समझने का प्रयास करते हैं और अच्छे तरीके से। अब देखिए, लंबे समय से विदेशी व्यापार जो है विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने के लिए मुख्य माध्यम रहा है, और इतिहास में आपने भारत और दक्षिण एशिया को पूर्व और पश्चिम के बाजारों को जोड़ने वाले व्यापार मार्गों और मार्गों में होने वाले गहन व्यापार के बारे में पढ़ा होगा। मैंने खुद पढ़ाया है आपको। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए आप, है ना। आपको ये भी याद होगा कि व्यापारिक हितों के कारण ही व्यापारिक कंपनियां जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत की ओर आकर्षित हुई। ठीक है, और आखिरकार विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या है? अच्छा, इजी शब्दों में कहा जाए तो विदेशी व्यापार जो होता है ना, वो घरेलू बाजारों, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। तो उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। अब आइए देखिए, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन वगैरह हो गई, ये विभिन्न देशों में जो है ऑनलाइन सर्विस दे रही हैं। कैसे दे रही हैं? वैश्वीकरण के दौर में ही तो दे रही हैं, है ना। दे सकते हैं, ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार दूसरे देशों से उत्पादित वस्तुओं के आयात से जो है खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पाद जो है वो अन्य विकल्पों का विस्तार होता है। यहाँ पे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि ये देखिए भारत का बाजार है, और भारत के बाजार पर चीनी खिलौने के प्रभाव के उदाहरण को जो है हम विदेशी व्यापार के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। देखिए, भारत में चीन के खिलौने, देखिए चीन भी निर्माताओं को भारत में खिलौने निर्यात करने को एक अवसर का पता चलता है, जहां खिलौने अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे हैं। ठीक है, वे भारत को खिलौने निर्यात करना आरंभ करते हैं। ठीक है, चीन से खिलौना भारत आ रहा है, और अब भारत में खरीदारों के पास भारतीय और चीनी खिलौने के बीच चयन करने का विकल्प है। सस्ते दाम और नवीन डिज़ाइन, नई नई डिज़ाइन के कारण जो है चीनी खिलौने भारतीय बाजारों में अधिक लोकप्रिय हैं, और एक वर्ष में ही खिलौनों की 70 से 80% दुकानों में भारतीय खिलौनों का स्थान किसने ले लिया? चीनी खिलौनों ने ले लिया। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में ना फ़ायदे के साथ साथ इसकी हानियां भी हैं। मैं हानियों के बारे में भी बात करूंगी, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, तो भारतीय खिलौने का स्थान चीनी खिलौने ने ले लिया, और अब जो है भारत के बाज़ारों में खिलौने पहले की तुलना में सस्ते हैं। तो ये क्या हो रहा है? व्यापार के कारण चीनी खिलौने भारत के बाज़ारों में आए, भारतीय और चीनी खिलौनों में प्रतिस्पर्धा हुई, चीनी खिलौने बेहतर साबित हुए। भारतीय खरीदारों के समक्ष कम कीमत पर खिलौने जो हैं वो खरीदारों के समक्ष कम कीमत खिलौने की अपेक्षाकृत अधिक विकल्प है, और इससे ना चीन के जो है खिलौना निर्माताओं को अपना व्यवसाय फैलाने के लिए एक अवसर प्राप्त होता है, और इसके विपरीत भारतीय खिलौने के निर्माताओं को हानि होती है। क्यों? क्योंकि उनके खिलौने कम बिकते हैं। सामान्यतः ना क्या होता है कि व्यापार के खुलने से ना वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है, और जो है बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। हमारे पास विकल्प है आज की, हम जो है इस वैरायटी का लेंगे, बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं। ठीक है, तो विकल्प जो है बढ़ जाते हैं, और बाज़ारों में एक ही वस्तु का मूल्य जो है एक समान होने लगता है, और अब जो है दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी ना एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि विदेशी व्यापार जो है विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या फिर कह लीजिए एकीकरण में सहायक है। अच्छा, अब आइए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या था और अब यह अलग कैसे है? देखिए,
व्यापार जो है ना, व्यापार जो है मुख्य चैनल था जो कि अतीत के देशों से जुड़ा था, और वर्तमान में भी चीज़ें ज़्यादा नहीं बदली हैं। व्यापार जो है अभी भी देशों को जोड़ने वाला प्रमुख चैनल है, ठीक है। हालांकि क्या है ना कि ये जो पर्यटन वगैरह है, पर्यटन और अध्ययन भी अब दुनिया को एक जो है अधिक स्थान बनाने में योगदान कर रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। अगला क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट करें। देखिए, विभिन्न देशों के साथ, ध्यान रखेंगे, विभिन्न देशों के साथ व्यापार को क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार कहते हैं। और इसमें क्या शामिल होता है? आयात और निर्यात, जैसा कि अभी हमने देखा। और अगर मैं बात करूं विदेशी निवेश की, तो विदेशी निवेश जो होता है दूसरे देश से अपने देश में पूंजी की आमद होती है, यानी कि विदेशी निवेश केवल पूंजी के जो है प्रवाह तक सीमित है, ठीक है। या जबकि जो है विदेशी व्यापार जो है माल के प्रवाह के बारे में बताता है। आई होप आपको अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में चीन भारत से इस्पात आयात कर रहा है। व्याख्या करें कि चीन द्वारा इस्पात का आयात कैसे प्रभावित करेगा। पहला है चीन की इस्पात कंपनियों को, तो चीन कंपनियों को आयात के साथ जो है प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो सकता है। दूसरा है भारत की इस्पात कंपनियों को, अब देखिए भारत की इस्पात कंपनियों के कारोबार में वृद्धि देखी जाएगी। तीसरा है चीन में अन्य औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए इस्पात खरीदने वाले उद्योगों को, ऐसी कंपनियों के लिए ना अधिक विकल्प हो जाएंगे, यानी कि बेहतर विकल्प में ये जो है तब्दील हो जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, चीन के बाजारों में भारत से इस्पात आयात किस प्रकार दोनों देशों के इस्पात बाजार के एकीकरण में सहायता करेगा? आंसर दीजिए। देखें, चीनी कंपनियां जो है ना विभिन्न उत्पाद बनाएंगी, ठीक है, और उन उत्पादों को भारत में भी बेचा जाएगा, और इस प्रकार भारत जो है ना कच्चे माल का एक शुद्ध निर्यातक, यानी कि भारत से कच्चा माल जाएगा और तैयार होके माल आयात होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि चीनी कंपनियों द्वारा कम लागत के विनिर्माण के कारण, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि चीन में जो है विनिर्माण का रेट बहुत कम है, लागत कम है, ठीक है। तो चीन कंपनियों द्वारा कम लागत के विनिर्माण के कारण भारतीय विभिन्न उत्पादों को सस्ते दामों पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रहा आंसर। अब आइए बात करते हैं वैश्वीकरण के बारे में। देखिए, विगत 2-3 दशकों से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं विश्व के उन स्थानों का तलाश कर रही हैं जो उनके उद्योगों के लिए सस्ते हैं, ठीक है, श्रम सस्ता हो, ठीक है, और इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वैश्वीकरण जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दुनिया के सभी देश, ध्यान रखेंगे, दुनिया के सभी देश एक दूसरे से आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से इंटर को रिलेटेड है, यानी कि अंतर संबंध होते हैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया में सभी जो है संभव स्तरों को वैश्विक संचार जो है बढ़ता है और विश्व में एक रूपता, बाजार का एकीकरण होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब विदेशी व्यापार का एक बड़ा भाग जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। जैसे कि देखिए, भारत में हमने जो है पिछले वीडियो में फोर्ड मोटर्स के बारे में बात की थी। भारत में फोर्ड मोटर्स का कार जो है संयंत्र केवल भारत के लिए ही कारों का निर्माण नहीं करता, बल्कि अन्य विकासशील देशों को कारें और विश्व भर में अपने कारखानों के लिए कार पुर्जों का भी निर्यात करता है। और इसी प्रकार अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलाप में वस्तुओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल है। अच्छा, ये कार्टून भी देख लेते हैं। एक पर्सन कह रहा है कि वैश्वीकरण में बहुत मज़ा है, ठीक है, और दूसरा पर्सन कह रहा है कि ध्यान रहे, आप हमारी दुनिया से खेल रहे हैं, किसी दिन आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, ठीक है, तो हम नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम मात्र जो है वैश्वीकरण की परिभाषा, वैश्वीकरण है क्या, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, एक बात मैं आपको और बता दूँ कि भारत में 1991 में औद्योगिक क्रांति हुई और तब जो है भूमंडलीकरण यानी कि वैश्वीकरण की शुरुआत हुई। देखिए,
अधिक विदेशी व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप ही विभिन्न देशों के बाजारों और उत्पादों में एकीकरण हो रहा है। ये चीज़ आपको समझना होगा कि विदेशी व्यापार और अधिक विदेशी निवेश बढ़ने के कारण जो है उत्पादों और बाजारों का एकीकरण हो रहा है और विभिन्न देशों के बीच जो है परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। ये मैंने आपको बता दिया है पहले ही, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है ना, वो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुत अहम रोल निभाती हैं। विभिन्न देशों के बीच जो है अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं के निवेश और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हो रहा है और विगत कुछ दशकों की तुलना में विश्व के जो है अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए हैं। वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों, प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को जो है आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है और ये माध्यम है विभिन्न देशों के बीच लोगों के आवागमन। यानी कि प्रायः जो लोग हैं ना, वो बेहतर आय, बेहतर रोजगार, शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश में आवागमन करते हैं। लेकिन विगत कुछ दशकों में ना अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच जो लोगों के आवागमन में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। अच्छा, ये आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा हो नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि वैश्वीकरण का आखिर कारण क्या है वजह, क्यों वैश्वीकरण जरूरी है। देखिए, अगर वैश्वीकरण जो है विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की आवाजाही से जुड़ी परिघटना है, तो शायद ये पूछना जो है नावाकाफ़ी होगी कि जो है इस परिघटना की क्या कुछ नई बात है। देखिए, अगर इन चार तरह के प्रवाहों की बात करें ना, तो फिर वैश्वीकरण जो है मानव इतिहास से अधिकांश समय जारी रहा। लेकिन क्या बात करेंगे ना कि जो लोग तर्क देते हैं कि समकालीन जो है वैश्वीकरण के साथ कुछ खास बात है, तो वे ध्यान दिलाते हैं कि नई बात भी है। यानी कि अब जो है हम वैश्वीकरण के दौर में हमारा जो है एक मार्केट क्रिएट हो गया है, ठीक है। वहाँ से हम वस्तुएं ले सकते हैं, सेवाएं ले सकते हैं। आप देखिए, हमारे भारत के कई लोग दूसरे देशों में रोजगार कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? ये वैश्वीकरण के दौर में ही तो पॉसिबल हो पाया ना। मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रही हूँ। अच्छा, अब आइए कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। तो वैश्वीकरण हमने जो है अभी पढ़ा और अब हम लगाएंगे इसके क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वैश्वीकरण की प्रक्रिया। ध्यान रखेंगे, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है। तो देखिए, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में ना मल्टीनेशनल कंपनी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अच्छा, देखिए क्या करती हैं वे न केवल अपने उत्पादों को एक देश में लाते हैं, बल्कि नई व्यावसायिक नीति, संस्कृतियों को भी तो लाते हैं। वे भारतीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बढ़ाने में भी मदद करते हैं। अब देखिए, जैसे कि हम आज के दौर में देखें, हम में से अधिकांश कारों के नवीनतम मॉडल जो है उपयोग करने में सक्षम है। बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। तो क्यों है, कैसे हैं? वैश्वीकरण के कारण ही तो है। मल्टीनेशनल कंपनियां इस्टेब्लिश हुई हैं भारत में, इसी कारण तो है। तो यह जो है वैश्वीकरण के कारण संभव हो सकता है। हमारे देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भीड़ के कारण अधिकांश शहरी भारतीय जो है अपने दृष्टिकोण में व्यापक जो है दृष्टिकोण रखते हैं, ठीक है। अगला है, वे कौन से जो है विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा देश को परस्पर संबंधित किया जा सकता है। देखिए, देश को व्यापार, पर्यटन, शैक्षिक संस्थान के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। और अब एक दिन इंटरनेट और दूरसंचार की भी दुनिया में विभिन्न देशों में जो है आपस में जोड़ने में मदद कर रहे हैं। तो ये तरीके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। देश को जोड़ने से वैश्वीकरण के परिणाम होंगे। तो क्या परिणाम होंगे गाइस? उत्पादकों के बीच जो है अधिक प्रतिस्पर्धा होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। आज इतना ही रहने देते हैं और अगले पार्ट में मैं नई नई चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगी, क्योंकि
देखिए गाइस, आपको बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कमेंट बॉक्स में कि कहाँ क्या कमी हो रही है, और अगर अच्छा तो पढ़ा रही हूँ तो आपको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। इससे मेरा हौसला अफजाई भी तो करना चाहिए, है ना, कि मैम आप अच्छा पढ़ा रहे हो और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करो। ठीक है, तो चलिए यही समाप्त करती हूँ मैं अपने वीडियो को। कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। गाइस, वीडियो को शेयर कर दिया करिए। थैंक यू वेरी मच।